नमस्कार। आज संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि से संबंधित प्रश्न हिंदी एवं संस्कृत इन दोनों विषयों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए संधि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की पुस्तक में लिखा है परः सन्निकर्ष संहिता। संहिता अर्थात संधि। संधि कब होती है? परः माने अत्यंत और सन्निकर्ष अर्थात समीप। जब दो वर्ण अत्यंत ही समीप आते हैं तब उनके संधि का योग होता है और वहां संधि की जाती है। उन्होंने सूत्र दिया है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों के अत्यंत समीपता को ही संधि या संहिता कहते हैं। संधि जो है वह सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर बनता है और संधि शब्द जो है वह पुल्लिंग में आता है। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्र में हमने जाना वर्ण, स्वर, व्यंजन और विसर्ग इन तीन रूपों में होते हैं। अच अर्थात स्वर, हल अर्थात व्यंजन और विसर्ग शब्दों के अंत में दो बिंदियां लगाई जाती हैं जिन्हें ह के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे राम, राम के बाद दो बिंदु लगे होते हैं। तो और स्वर तथा व्यंजन को संयुक्त रूप से अल कहा जाता है। स्वर को अच, हल को व्यंजन तथा इन दोनों के संयुक्त रूप को अल कहा जाता है। देखिए, संधि तीन प्रकार की होती हैं: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। लेकिन हमारे मन में यह प्रश्न भी उठता है कि कब संधि की जाएगी या कब ऐसी स्थिति बनेगी जब हमारे सामने विकल्प के रूप में उपस्थित रहेगा, हम चाहे तो संधि करें अथवा न करें। इसके संबंध में एक सूत्र दिया गया है संहितैक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। अर्थात संहिता कब होती है? जब पद होते हैं। पद किसे कहते हैं? सुतिंगतम पदम, अर्थात सुबंध या तिगंत जब होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। तो जब इनकी समीपता आपस में होती है तो वहां नित्य संहिता होती है, अर्थात वहां संधि करनी ही चाहिए। दूसरा, नित्या धातु उपसर्गयो, अर्थात धातु और उपसर्ग जब समीप आते हैं तो वहां जब संधि होती है वह नित्य होती है, अर्थात वहां संधि करनी ही चाहिए। इसके अलावा नित्या समासे, अर्थात जहां समास होगा वहां भी संधि नित्य ही करनी चाहिए। वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते, अर्थात वाक्य में संधि हमारी इच्छा के ऊपर होती है। जैसे न अहम जानामि, मैं नहीं जानता, ना हम जानामि, मैं नहीं जानता। चाहे तो हम न अहम को संधि करें अथवा उनकी संधि न करें, वह हमारी इच्छा पर होता है। तो पद में धातु उपसर्ग की समीपता में और समास में संधि नित्य रूप से होगी। इस प्रकार हमने जान लिया कहाँ कहाँ संधि निश्चित रूप से करनी ही चाहिए और कहाँ हमारी इच्छा पर आधारित है। आइए अब जानते हैं संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तीन: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं और इनका जो संधि होती है वह कैसी होती है? स्वर और स्वर के माध्यम से, अर्थात जब स्वर के पश्चात पुनः स्वर आए तो ऐसे स्थान पर स्वर संधि की जाती है। उसके बाद दूसरा आता है हल संधि, अर्थात व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किस प्रकार की होती है? जब व्यंजन के पश्चात व्यंजन आए अथवा व्यंजन के पश्चात स्वर आए, वहां पर कौन सी संधि होगी? हल अर्थात व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या किया जाता है?
या तो विसर्ग को स आदेश किया जाता है या स को विसर्ग आदेश किया जाता है। इसी अन्य भी रूप हैं, जैसे सकार को रुद्ध होता है, फिर विसर्ग होता है, फिर र के उ को संज्ञा होती है, फिर उसका लोप किया जाता है, वो हम विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि अच संधि को जो है इसका विभाजन हम कर सकते हैं, जैसे यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। इस रूप में अच संधि का विभाजन किया जाता है, परंतु हल संधि में ऐसा विभाजन नहीं पाया जाता। वह वर्णों के अनुसार अलग अलग प्रकार की संधियां होती हैं। तो हमने आज जाना संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि के कितने रूप होते हैं। और यहाँ एक चीज और जानने वाली बात है कि जब पूर्व रूप संधि होती है तो उसमें अवग्रह का चिन्ह लगता है। अवग्रह का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो यह सबसे बड़ी पहचान होती है पूर्व रूप संधि की। बाकी हम अब आगे की वीडियो में क्रमशः यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, हल संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको यह संधि का संक्षिप्त परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।